तो भाई आइए हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। हाँ जी, क्या चैप्टर कर रहे थे हम लोग, कुछ याद है? सप्लाई के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आप याद करो, मैंने आपसे ये कहा था कि इस चैप्टर का जो कनेक्शन है वो किस चैप्टर से है? डिमांड से। अच्छा, डिमांड के बारे में क्या जानते थे आप? सर, डिमांड जो था वो हमेशा कंज्यूमर ही करता था। सप्लाई कौन करने वाला है? फर्म। तीन नाम लिए थे, पहला फर्म, दूसरा प्रोड्यूसर, या तीसरा बिजनेस। बिजनेसमैन एक ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है साफ साफ कि भाई अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड हो रही है ना, तो उसको पूरा करने का काम कौन करेगा? सप्लाई पूरा करता है उसको। सप्लाई होनी बंद हो जाएगी तो डिमांड पूरी नहीं हो सकती। आप 2 मिनट के लिए सोचिए, प्याज मार्केट में महंगे महंगे एक टाइम पे क्यों आपके होते हैं? 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो क्यों होते हैं? सर क्योंकि इसलिए होते हैं क्योंकि डिमांड तो उसकी है, लेकिन पीछे से क्या नहीं हो रही? उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही। सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही? देयर कैन बी सो मेनी। इसमें आपके कितने रीजन हो सकते हैं, कितना रीजन हो सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मानसून ही आपका लेट आया। मानसून क्या आया? लेट आया। या इस बार जो हमारा जो क्रॉप था वो क्या हो गया? बेकार हो गया। या एक रीजन ये हो गया कि हड़ताल हो गई। नहीं देखा होगा आपने, कई बार देखा होगा कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो हड़ताल के ऊपर बैठ जाते हैं, रोड को ब्लॉक कर देते हैं। अब ऐसे में क्या है कि ट्रक के अंदर प्याज तो पड़े हैं लेकिन वो मार्केट के अंदर नहीं आ पाते। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? उसकी क्या कम हो रही है मार्केट के अंदर? उस चीज की मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन डिमांड तो है पूरी, इसलिए वो महंगे हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा खेल है। देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। आप पहले मुझे ये बताओ, ये लॉ असल में क्या कहता है? सप्लाई का लॉ क्या कहता है? सर, एज द प्राइस राइजेस सप्लाई ऑल्सो राइजेस। बिना आवाज के बैठना, यहां पे मैंने क्या बोला आपसे अभी? एज द प्राइस राइजेस सप्लाई ऑल्सो राइजेस। जबकि डिमांड में इसका उल्टा था, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, उल्टा लगा। क्यों होगा लेकिन ऐसा? सर क्योंकि हर कंज्यूमर कम से कम पैसों के अंदर सामान चाहता है। सप्लाई का लेकिन उल्टा होता है। क्या होता है? कोई भी बिजनेसमैन मार्केट में सामान तभी अपने स्टॉक से निकालेगा जब उसको मालूम होगा कि इस चीज को बेचने पर मुझे प्राइस पहले से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट ही ज्यादा महंगा बेचने पे होता है। देखो मैं बार बार बात कर रहा हूं, कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, प्राइस बढ़ना चाहिए। और कॉस्ट में और प्राइस में बहुत फर्क होता है, और उसके ऊपर मैं आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आपको आता होगा। भाई लॉ तो हमने जान लिया कि सर एज द प्राइस राइजेस सप्लाई ऑल्सो राइजेस। लेकिन ऐसे कुछ केस होते हैं जिसके अंदर ये चीज कहीं ना कहीं आपको फेल होती हुई दिखाई पड़ेगी। कौन सी चीज? ये लॉ। कौन सा लॉ है? क्या कहता है? एज द प्राइस राइजेस क्या? सप्लाई ऑल्सो राइजेस। ये कभी कभी फेल होता है। कभी कभी ऐसा भी होगा सर, प्राइस के बढ़ने से भी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है? उसे कहते हैं एक्सेप्शन, जब आपका लॉ काम नहीं करेगा, when your law will become inoperative या failed। और इसमें से एक क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम से, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें आगे, जरा पढ़ना। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये बताओ मतलब क्या हुआ? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हुआ? हम कौन है? बिजनेसमैन। याद है हम कौन थे? बिजनेसमैन। हम क्या बेच रहे थे मार्केट में? मार्कर। बात समझ आ रही है? अभी इसका प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है। पहले ये 10 रुपीज का था, फिर ये 12 का हो गया, फिर ये 14 का हो गया, 16 का हो गया, 20 का हो गया। लेकिन मुझे न्यूज मिलती है कि एक हफ्ते बाद ये 30 का बिकने वाला है। बढ़ तो प्राइस इसका आज भी रहा है, लेकिन आज बढ़ते हुए दामों पर भी मैं इसको बेचना क्यों? सर क्योंकि अब फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन 30 रुपए की है। अब मैं फिलहाल अपने स्टॉक को भर लेता हूं, सप्लाई नहीं करूंगा। अब मैं ऑफर फॉर सेल नहीं करूंगा। कब करूंगा या कब करना चाहूंगा? जब इसका 30 रुपए हो जाएगा, जबकि दाम तो इसका आज भी बढ़ रहा है। बढ़ते हुए दाम पर लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए? बढ़ते हुए प्राइस के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? सप्लाई को भी इंक्रीज करना चाहिए, ऑफर फॉर सेल करना चाहिए। लेकिन अभी बढ़ते हुए प्राइस पर मैं तो उल्टा अपना स्टॉक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि जब ये 30 का हो जाएगा ना तब बेचूंगा, सप्लाई तब करूंगा मैं इसकी। लॉ क्या हो रहा है? फेल नहीं हो रहा है लॉ। आज प्राइस बढ़ तो रहा है, बेचो ना मार्केट में उसको, ऑफर तो करो फॉर सेल, लेकिन वेट कर लो क्योंकि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस और बढ़ेगा। बात क्लियर हो गई? आपको हो रहा है क्लियर? फिनिश, आगे बढ़े। तो लॉ क्या हो गया?
फेल हो गया। जरा पढ़ना क्या लिखा है, एग्रीकल्चरल गुड्स, क्या मतलब है एग्रीकल्चरल गुड्स? रॉ मटेरियल इज अ डिफरेंट थिंग। राइस, जितने भी आप गुड्स देखते हो ना, क्रॉप्स, अनाज, फ्रूट, जो भी होता है आपका, जो एग्रीकल्चर से आता है, उसी का नाम क्या होता है, एग्रीकल्चरल गुड्स कहते हैं उसको। बात समझ आ रहा है? वो कहता है कि एग्रीकल्चरल गुड्स के केसेस में भी एक्सेप्शन है, मतलब लॉ काम नहीं करेगा, सप्लाई का लॉ फेल होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। कैसे? एग्जांपल दो कि बताओगे, बताओ जरा एक बार। जैसे टमाटर मान लो, और टमाटर खराब होगा तो लोग सप्लाई करते हैं। ओके, ठीक है, एग्रीकल्चरल गुड्स का और कोई एग्जांपल? इसमें ये लॉ काम नहीं करेगा। प्राइस कितना भी बढ़ जाए, एग्रीकल्चरल गुड्स कई बार लॉ ऑफ सप्लाई को कहीं ना कहीं फेल भी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? अब थोड़ा ध्यान देना। मार्केट में मैं आप ही का इसमें मैं लूंगा इसमें एग्जांपल। आपने एग्जांपल दिया किसका, टमाटर का। मान लेते हैं टमाटर आज मार्केट में डिमांड अच्छी हो रही है, प्राइस उसका बढ़ भी रहा है, लेकिन क्या इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि टमाटर मार्केट में आने से पहले ही खराब हो जाए, या टमाटर का कल्टीवेशन ही खराब हो जाए? क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस किसी इंसान के हाथ में नहीं होती हैं। बारिश बहुत ज्यादा हो जाना, बारिश का ना होना, ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि देयर कैन बी सो मेनी रीजंस। अब क्या हुआ, एग्रीकल्चरल गुड्स का कल्टीवेशन या सप्लाई किस पे डिपेंड कर रही है, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, जो कि मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो आज भी टमाटर, उसके अगर प्राइस बढ़ रहे होंगे तो मैं चाहकर भी उसकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ना ना बढ़ना किसके हाथ में है, क्लाइमेट के हाथ में, और वहां पे हमारा कोई बस नहीं चलता। तो यहां पे लॉ आपको फेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ सकते हैं? तुम्हें नहीं? चलो जरा पढ़ना क्या लिखा है, पेरिशेबल गुड्स, ये क्या होते हैं सर? ऐसे गुड्स जिनको आपने ज्यादा लंबे टाइम तक अगर अपने पास रखा तो ये खराब हो सकते हैं। इसमें ज्यादातर खाने पीने का सामान ही आता है, नहीं ऐसा? अगर ऐसे गुड्स हैं मेरे पास, या मैं ऐसे गुड्स में डील करता हूं सर जो एक टाइम बाद पेरिश हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, तो क्या करूंगा, आज मैं उसको कैसे भी करके बेचना चाहूंगा, क्योंकि कल तक अगर मेरे पास रह गए तो खराब हो जाएंगे। तो क्या करूंगा उसके लिए, डिमांड बढ़े क्योंकि आज ही बेचने हैं, प्राइस कम करूंगा। सुना आपने मैंने क्या बोला, सप्लाई कब बढ़ रही है, जब प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नहीं हुआ क्लियर? पॉइंट को समझो, बात क्या हो रही है, क्या लिखा है, पेरिशेबल गुड्स। क्या बोला मैंने, पेरिशेबल गुड्स। मुझे कैसे भी करके आज रात तक अपना स्टॉक खाली करना है, बेचना है। मैं कब बेच पाऊंगा, जब प्राइस गिराऊंगा? नहीं, और प्राइस गिराऊंगा तो भी क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। लॉ क्या हो रहा है यहाँ पे, फेल हो रहा है। जबकि क्या लॉ क्या था, सप्लाई तब बढ़नी चाहिए थी जब प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन यहां तो सेल्स मेरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हाँ बोलो, कब हो रही है, जब प्राइस कम हो रहा है। लॉ फेल है। आगे बढ़े, जरा पढ़ना क्या लिखा नेक्स्ट वाले में, रेयर आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स जो बहुत कम अवेलेबल है। एक आपको मैं इसमें एग्जांपल दूंगा। एक नाम सुना होगा आपने, मोनालिसा की पेंटिंग है, बड़ी फेमस है। किसकी है, मोनालिसा की। कितनी भी महंगी हो जाए सप्लाई बढ़ नहीं सकती, क्योंकि सिंगल पीस है, नहीं है? तो ऐसे आर्टिकल्स जो अवेलेबल ही कम होते हैं, वो कितने भी महंगे हो जाए सर, आप चाहकर भी उनकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो रेयर ही है। लॉ क्या हो गया, अगेन फेल हो गया। जरा पढ़ना क्या लिखा है, बैकवर्ड कंट्रीज का मतलब क्या होता है सर, ऐसे कंट्रीज जो अपने रिसोर्सेज का अभी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज करना नहीं सीख पाई है, उसी का नाम क्या होता है, बैकवर्ड कंट्रीज। बात समझ में आ रही है? इनके भी केस में क्या होता है, सप्लाई हमेशा आपकी, लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा आपका ऐसी कंट्रीज में फेल ही होगा। प्राइस के बढ़ने से ये चाहकर भी ऑफर फॉर सेल अपना इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज या मशीनरीज ही नहीं है कि ये बढ़ती हुई डिमांड के साथ साथ उस चीज की सप्लाई को भी इंक्रीज कर सके। फिर चाहे कितना भी सामान महंगा हो जाए, चाहकर भी ये मार्केट में उसको ऑफर नहीं कर पाएंगे। तो बैकवर्ड कंट्रीज वाले केस में भी क्या होता है, बोलो, लॉ ऑफ सप्लाई आपका हमेशा फेल ही होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और कभी आप ध्यान देना, उल्टा रिच जो कंट्रीज होती है ना, उसमें महंगाई इतनी नहीं होती है, गरीब कंट्रीज के अंदर महंगाई होती है। इंडिया के अंदर बहुत महंगाई है, और इंडिया अभी स्टिल क्या है, देखो बैकवर्ड तो नहीं है उसको बोलेंगे अब, बट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन फिर भी महंगाई क्या है,
ज्यादा है। अमेरिका के अंदर बैठा आदमी कभी भी अपने कंट्री के बारे में ये बात नहीं बोलेगा कि हाँ इतनी महंगाई हो रही है। उसके पास पैसा है और वो कंट्री कैसे है, डेवलप्ड है। इंडिया के अंदर हर एक जो आदमी है घर का, वो एक ही बात बोलता है कि खाने पीने का सामान भी क्या हो गया, महंगा हो गया। जरा सोचो, जिस देश में खाने पीने का सामान भी लोगों को महंगा लगता है, क्या वो इतनी लग्जरी कार को क्या मार्केट से मतलब इसमें आपका ले पाएंगे? मतलब ही नहीं बनता है। ये क्लियर हुआ पॉइंट? सारे पॉइंट्स में अगर कोई डाउट है तो पूछिए, वरना आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ सकते हैं। चलो जरा पढ़ना क्या लिखा है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। आप याद करो, आप कुछ क्लास पहले जाओ और उसमें हमने बात करी थी, देयर कैन बी टू केसेस, सप्लाई कैन चेंज, देयर कैन बी अ चेंज इन सप्लाई और देयर कैन बी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ध्यान आया? चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बताओ क्या रिस्पॉन्सिबल है व्हेन द डिमांड चेंजेस? चेंज इन डिमांड के पीछे कौन है? फैक्टर्स अदर देन प्राइस। यहां सेम केस है, क्या लिखा है? चेंज इन सप्लाई। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अपने प्राइस को छोड़कर जो दूसरे फैक्टर्स है ना, वो चेंज हो रहे हैं, इसलिए आपकी क्या चेंज हो रही है? सप्लाई चेंज हो रही है। इट्स अ केस ऑफ चेंज इन सप्लाई। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और एक केस क्या बनता है इसके अंदर? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। उसका मतलब क्या है? प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। प्राइस चेंज हुआ इसलिए क्या चेंज हो रही है? सप्लाई चेंज हो रही है। इट्स अ केस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना, यहां पे देखो, यहां से देखो। अगर क्या लिखा है बोर्ड पे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कौन रिस्पॉन्सिबल? सिर्फ अपना खुद का प्राइस रिस्पॉन्सिबल, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट। अब इसके अंदर दो केस बनेंगे, देयर कैन बी एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और ये क्यों होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस। और ये क्या बनेगा? कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सेम केस जो डिमांड के अंदर था, क्या लिखा है? डिक्रीजिंग प्राइस, अपना प्राइस। प्राइस कम हो गया खुद का, इसलिए क्या कम हो गई? सप्लाई कम हो गई। क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अपना प्राइस बढ़ गया तो क्या बढ़ गई? सप्लाई बढ़ गई। क्या नाम बताओगे? एक्सपेंशन या एक्सटेंशन? नहीं है? पास आप सी है। लेकिन अगर क्या कहता? चेंज इन सप्लाई होता तो क्या लिखता? इंक्रीज इन सप्लाई, या क्या लिखता? डिक्रीज इन सप्लाई। बात तो वही हुई भाई। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, हाँ है ना, लेकिन टर्म अलग इस्तेमाल हो गए। ध्यान से देखो एक बार जी, क्लियर है? चलो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा है? एक्सपेंशन या एक्सटेंशन, ठीक है, सप्लाई। प्राइस ये लिखा आपका। कहने का मतलब है कि चाहे ये केस ले लो या ये केस ले लो, दोनों के पीछे कौन है? अपना खुद का प्राइस रिस्पॉन्सिबल है। हम दूसरे फैक्टर की बात ही नहीं करेंगे। यार देखना क्या हो रही है इसमें? एक्सपेंशन बढ़ रही है, सप्लाई क्यों बढ़ी होगी? क्योंकि अपना प्राइस बढ़ गया होगा। प्राइस बढ़ गया तो क्या हो गया? पहले 100 थी, अभी कितनी हो गई? 200 हो गई। अब इसको अगर मुझे कहां शो करना पड़े? ग्राफ के ऊपर, तो बताओ कैसे बनेगा? आओ देखते हैं जरा। देखो, जब प्राइस तुम्हारा 5 रुपए था, तब ये कितनी थी तुम्हारी? सप्लाई वॉज 100, प्राइस 5। अच्छा ठीक है, ये रहा पॉइंट। पेन ही काम नहीं कर रहा है, रुको आप भी लगाओ पॉइंट, लगाओ अपने हिसाब से। ये आ गया? बोलो। इसको नाम के दे देंगे पॉइंट नंबर ए। 10 पे 200, 10 पे 200, ये यहां लगा दूं। नाम के दिया पॉइंट बी। इसको आपस में जोड़ो और इसे फर्दर क्या कर दो? एक्सटेंड कर दो। सप्लाई कब बन गया आपके सामने? क्या देखा आपने? सर ए से बी की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब है इट्स अ केस ऑफ अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। तो इसको नाम क्या देंगे? एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। इसमें कर्व शिफ्ट नहीं होगा, मूव करेगा। देखो ध्यान से, लिखवाऊंगा नहीं कुछ भी, क्योंकि सब बातें लिखी हुई हैं। डायग्राम देख लो कैसे बनेगा बस। अब इसका केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। चलो, कॉन्ट्रैक्शन बनेगा। अब कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा अगर इसमें मूवमेंट कैसी हुई थी? अपवर्ड, तो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मूवमेंट कैसी होनी चाहिए? डाउनवर्ड्स। आओ देखिए कैसे होगा। 100, ठीक है। चलो इसमें अब मैंने ऊपर लिख दिया 10 और यहां कितना आ गया? 5, और यहां लिख दिया मैंने 200
और यहाँ कितना आ गया बोलो, यहाँ पे आ गया 100। when the price was 10 at that time, बोलो 10 पे कितना है, सप्लाई कितनी है 200। सर पॉइंट नंबर ए सही है, 5 रुपए पे 5 पे कितना हो गया 100 हो गया। पॉइंट नंबर बी, अगर मैं इसको आपस में जोड़ता हूं और फर्दर एक्सटेंड करता हूं, अगेन मुझे एस कर्व मिला। देखो स्लोप सेम ही है उसका, कैसा स्लोप है, अपवर्ड पॉजिटिव स्लोप है। पहले ए पर था, अभी किस पर आ गया बी पे, तो इसमें मूवमेंट कैसा हुआ होगा, देयर विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट, और इसी का नाम क्या होने वाला है बोलो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। बात सही है, लो जी खत्म। एक बार ध्यान से देखो, कोई ऐसा पॉइंट जो ढंग से ना क्लियर हुआ हो। आगे बढ़े, देखो यहां पे ध्यान देखो, ध्यान से क्या लिखा है बोलो, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, शिफ्ट। अब ये बताओ कि नया क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, अभी तो पढ़ा था सर वो तो मूवमेंट था, अब शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट कब होगा, सप्लाई चेंज होगी ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, लेकिन शिफ्ट कब होगा, जब प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन दूसरे फैक्टर्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। डाउट, बढ़े आगे, चलो इतने पार्ट को क्या क्या मैं रद्द कर सकता हूं, अभी लिखो मत, कुछ भी मत लिखो यार। इसको लिखा रहने दो, ठीक है। तो इसके भी अंदर सर 2 केस बन जाएंगे, ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें प्राइस आप क्या मानेंगे, प्राइस विल ऑलवेज बी एज्यूम टू बी कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देखो अब इसके अंदर 2 केस बनेंगे, जरा बोलना, पहला केस क्या बनना चाहिए, इंक्रीज इन सप्लाई, क्या बोला, इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई का बढ़ जाना। और एक क्या बन सकता है केस, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई का क्या हो जाना, कम हो जाना। लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे, प्राइस को रिस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे, तो फिर चेंज क्या हो रहा होगा, दूसरे फैक्टर्स में चेंज आ रहा होगा। गवर्नमेंट की टैक्स की पॉलिसी चेंज हो गई, नहीं है, हमारी कॉस्ट बढ़ गई, पहले से हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, महंगे हो गए, नहीं है, कोई दूसरे गुड्स के मतलब दूसरे गुड्स को बेचकर क्या पता कि हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हो, नहीं है। हाँ, देयर कैन बी सो मेनी कॉजेस एक्सेप्ट प्राइस। चलिए हम बात करते हैं, देखो डायग्राम की बात करेंगे, ठीक है ना, इसकी और इसकी। मीनिंग मैं बोल रहा हूं फिर से, अगेन आई एम नॉट राइटिंग क्योंकि लिखा बुक के अंदर, मैं बस आपको टेबल और जो ग्राफ बनेगा उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, सप्लाई ऑफ एक्स। पहला केस क्या बनता है बोलोगे, पहला केस क्या बनता है, इंक्रीज, ठीक है ना। सर पहले प्राइस क्या था, 10 रुपीज, सप्लाई वॉज 100, प्राइस तो अब भी कितना होगा, लेकिन सप्लाई कहां पहुंचने वाली है, 200 पे। जब प्राइस सेम है तो फिर ये चेंज क्यों आया इसके अंदर, सर कोई दूसरा फैक्टर चेंज हो गया होगा। अब इसी को ध्यान में रख के अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं, ग्राफ की बात करता हूं, तो कैसा बनेगा, थोड़ा यहां ध्यान देना आप लोग। सर ये रहा मेरा सप्लाई, बोलो ना, और ये हमारा क्या रहा, प्राइस, जिसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले। चलो सर सप्लाई 100 एंड 200, ये 100 है, ये कितनी है आपकी 200 है, ये कितना है प्राइस बोलो, ये 10 है। क्लियर है, देखो ध्यान सुनना, रैंडमली ऐसा कोई भी हमने कब बना दिया, सप्लाई कब बना दिया, हमने बना दिया और इसको नाम दे दिया पॉइंट नंबर ए, नाम दे दिया। सर ये बना, ध्यान से देखो, ये हमने आपस में करके जोड़ दिया, बात समझ आया। क्या मानते हो कि प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा, प्राइस तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा क्या हुआ, 100, 10 पे कितना हो गया, 10 पे कितना था 100, अब कितना हो गया 200 हो गया, इसका मतलब कि ये आ गया होगा। अब आपको एक काम करना है, देखो देखो प्राइस सेम ही है, पहले ये यहां पर था 100 पे, अभी कितने पे हो गया 200 पे, क्या बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस सेम ही है। अब इसी के पैरेलल आपको एक और कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, पैरेलल, ऐसे बनेगा, देखो नाम पे दे दिया S1,
क्या हुआ? इट इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। क्या सीखा आपने? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। हुआ है, जबकि प्राइस सेम है। ध्यान रखना ये दो नहीं है कर्व, दो नहीं है, कर्व तो एक ही है। पहले ये यहां पर था, अब ये शिफ्ट होके यहां पर आ गया है, ये कहने का मतलब है ये दो कर्व नहीं है। पूछो कोई पूछना तो, आगे बढ़े। अब कर दूं इसे? चलो केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। हाँ जी, केस नंबर 2 के बनाए बोलो। डिक्रीज इन सप्लाई, इट इज प्राइस एक्स एंड सप्लाई ऑफ एक्स। पहले प्राइस कितना था बताना? 10। अब भी कितना है? पहले सप्लाई 200 थी, अब 100 हो गई होगी। नहीं, पहले से कम हुई है। डायग्राम आप अपने आप भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सप्लाई आ गया बोलो ना, यहां पे क्या आना चाहिए? प्राइस सेम ही रहेगा। ये तो 10, ये 100 और ये कितना? ये 200। समझ आ रहा है आपको? 10 पे 200, 10 पे 200 का मतलब है सर ये पहला पॉइंट ए लगा दिया और स्केल लेके ऐसे बना दिया। भैया सप्लाई कर्व तो हमेशा ऐसे बनता है, नहीं हम जानते ही हैं। अब क्या हुआ? उसी प्राइस पर सप्लाई क्या हो गई हमारी? कम हो गई, और यहां पर आ गई होगी मेरे ख्याल से ना 100 है ना। इसको पॉइंट नंबर बी नाम दे दिया और इसी के एग्जैक्टली क्या किया? पैरेलल एक और कर्व बना दिया। मतलब ये शिफ्ट हो गया, ये एस कर दिया और ये कर दिया S1। देयर इज अ व्हाट? देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई या लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस। अब यहां तक इस चैप्टर में कोई चीज अगर पूछनी है, समझ में नहीं आई है, या आपको लगता है कि सर ये पॉइंट हुआ तो है लेकिन ढंग से क्लियर नहीं हुआ, तो पूछिएगा। श्योर है? एक बार देख लो। देखो ध्यान से एक बार, बुक तो है आपके पास, आप भी लो ये बुक और पेज नंबर निकालेंगे 9.16 निकालो। 9.16 देखिए, उस पे क्या लिखा है? इफेक्ट ऑन द, क्या लिखा है? सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ये सारे के सारे फैक्टर ये पढ़ने हैं घर जाके, आपको ध्यान रखिएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ने हैं क्योंकि इसके बारे में हमने बात कर ली है। बताना एक बार मैंने क्या बात करी इस बारे में? सर इसमें तो प्राइस खुद का है ही नहीं रिस्पॉन्सिबल, दूसरे फैक्टर होंगे। जरा पढ़ना, पहला केस क्या लिखा है? चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। आप पढ़ना गणेश, जरा एक बार पढ़ो ये क्या लिखा है। चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड्स का मतलब क्या होता है? सर अभी तक हम आलू मार्केट में उगा रहे थे अपने खेतों में, हम आलू कल्टीवेट कर रहे थे बेचने के पर्पज से, सप्लाई करने के पर्पज से, है ना। लेकिन हमको क्या दिखा कि मार्केट में तो टमाटर का प्राइस बढ़ रहा है, क्या करें? आलू की सप्लाई कम कर देंगे। तो देख लो कम किया होगा तो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और अगर बढ़ा दिया होगा तो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है? ऐसे सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं आपको। इसके अलावा मैं चैप्टर के अंदर और कोई बात नहीं करूंगा आपसे, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है?